जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की अरिहंत जेटेट प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है बाल विकास। प्रश्न है कि सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को डैश व्यवहार के द्वारा समुचित रूप में समझा जा सके। ऑप्शन है समायोजित, लिंग, मनोवैज्ञानिक या तुलनात्मक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, लिंग। सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता लिंग के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, समायोजित, मनोवैज्ञानिक और तुलनात्मक आधार पर पुरुष और महिला के मध्य विभेद नहीं किया जा सकता। अगला है शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्राकृतिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है, कौन सी तकनीक है? तो देखिए यह तकनीक होता है खेल पद्धति। कौन सा पद्धति? खेल पद्धति। खेल पद्धति बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों जैसे जिज्ञासा और रचनात्मकता का उपयोग कर उन्हें अधिगम के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करती है। ठीक है, कौन रूप से? आंतरिक रूप से। चलिए एक चीज मैं इसमें बता देता हूं कि हेनरी कोल्डवेल कुक को शिक्षा में खेल विधि का प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है, जिन्होंने प्लेवे पुस्तक लिखी थी। और यह तकनीक रटने के बजाय करके सीखने पर बल देती है, जिससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। इस शिक्षा नीति के तहत छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे बालकों में अधिगम की प्रक्रिया का निरंतर विकास हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई और इस नई शिक्षा नीति में आपका 5+3+3+4 डिजाइन शैक्षणिक संरचना को प्रस्तुत किया गया। अगला है कि पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? एक थोड़ा सा इसको, हाँ, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? तो इसका आंसर होगा मिट्टी के खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उससे दोबारा जोड़ना। ठीक है, इससे क्या होता है कि यह बच्चों के लिए कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है और इससे बच्चों में जिज्ञासा होती है, बच्चे इससे सीखते हैं कि काम को कैसे किया जा सकता है। अगला सवाल है एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? तो इसका आंसर होगा छात्रों की बुद्धि में अंतर। छात्रों की बुद्धि में अंतर के कारण एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थ में किया जाता है। यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बाल विकास की क्लास है। अगला कि निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। आगे है यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, सभी शिक्षार्थियों को पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे। यदि कोई शिक्षक नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाता है तो बच्चे के अंदर पहले से क्या है उसकी जानकारी लेते हैं। अगला है कि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यता और व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि वायुगोत्सकी के अनुसार
बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा किशोर अवस्था में। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य किशोर अवस्था के दौरान होते हैं, और वाइगोत्स्की के अनुसार संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था भी है ये, और इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है। 10 नंबर सवाल है कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो देखिए, इसको कहा है सात्मीकरण। क्या कहा है? सात्मीकरण एवं संतुलन। ठीक है। 11 नंबर सवाल है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो बाल विकास के संबंध में सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह सिद्धांत कहलाएगा एकीकरण का सिद्धांत, क्योंकि वह एक एक करके सारा काम कर रहा, पहले हाथ को उठाता है, फिर उंगलियों को, फिर हाथ की उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है, तो इसमें एक एक करके काम हो रहा है, इसलिए एकीकरण का सिद्धांत होगा। 12 नंबर है कि शिक्षा का रुचि का सिद्धांत क्या बताता है? तो देखिए, यह सिद्धांत बताता है कि शिक्षार्थियों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती है उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं। ठीक है। इसलिए मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोवैज्ञानिक रूप से रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ रुचि होती है वहीं ध्यान स्वतः केंद्रित हो जाता है। बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए? तो एक शिक्षिका को प्रयोग करना चाहिए कक्षा में की गई अंतःक्रिया का, परियोजना का, पोर्टफोलियो का, आत्म आकलन का। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। मानव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो देखिए, यह दर्शाता है कि मानव समीपस्थ विकास का क्षेत्र के बारे में दर्शाता है। ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह समीपस्थ विकास का क्षेत्र दर्शाता है, और समीपस्थ विकास का क्षेत्र वास्तविक क्षेत्र के स्तर की बीच की दूरी है, जो स्वतंत्र समस्या को सुलझाने को निर्धारित करता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि यदि आप शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है। जितने भी काम हो रहे हैं विद्यालय में, सब में बच्चों को कहेंगे कि इसमें भाग जरूर लीजिए। 16 नंबर है कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 अपसारी सोच। ठीक है। अपसारी चिंतन या सोच एक ऐसा चिंतन होता है, सोच होता है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विधियों द्वारा विचार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता, तो देखिए इसमें से प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन 3 शिक्षक को केंद्र मानकर चलना। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता शिक्षक के व्यवहार का आत्मीयता से परिपूर्ण होना, शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना एवं शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास को मुख्य आधार मानना, यही एकमात्र स्रोत है। अभिकथन, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया का तर्क दिया है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के द्वारा होती है। तो इसमें जो है, इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है तर्क जो है, ठीक है, ए की सही व्याख्या करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों का उपयोग किया जाता है। इनमें निकटस्थ मित्र, मीडिया, सभी प्रकार का मीडिया प्रसाधन, परिवार, समाज को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। इन माध्यमों से बच्चे अपने सांस्कृतिक व्यवहार को पुरस्कृत करते हैं और समाज, परिवार, विद्यालय आदि बच्चों के समाजीकरण के औपचारिक साधन है, याद रखिएगा। एक शिक्षार्थी जो डैश से ग्रस्त है, ठीक से लिख नहीं पाता। देखिए जो सही से लिख नहीं पाता है ना, उसको कहा जाता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया एक लेखन अक्षमता है जिसमें बच्चे को अक्षर बनाने, शब्द लिखने या कागज पर विचारों को प्रस्तुत करने में कठिनाई होता है। वहीं डिसकैलकुलिया जो है ये मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आता है, गणित में प्रॉब्लम आता है।
डिस्लेक्सिया पठन विकार है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ना, छोटा नहीं, ठीक है। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका हो जाएगा भाषा। भाषा एक ऐसा कारक है जो संज्ञानात्मक विकास में प्रासंगिक भूमिका निभाता है। इसके अनुसार बालक सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। चलिए, बुद्धि के विषय में सत्य क्या नहीं है? तो देखिए, बुद्धि के विषय में बुद्धिमूर्त चिंतन की योग्यता ये सत्य नहीं है, ठीक है। बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समझन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो जो सुमेलित है मैं उसको बता देता हूँ। सुमेलित है इसमें आपका समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। और द्विकारी के सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादक स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन, ठीक है, स्पीयरमैन, याद रखिएगा। और समूह कारक सिद्धांत के को थर्स्टन ने दिया था, प्रतिपादित किया था, ठीक है। वे तत्व जो प्रतिभात्मक योग्यता में जो सामान्य नहीं होते परंतु कई क्रियाओं में समान होते हैं, उन्हें समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। और बहुविध सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक है। इनके समर्थक कौन है? थॉर्नडाइक, याद रखिएगा, थॉर्नडाइक, ठीक है ना, थॉर्नडाइक। और वहीं आपका प्रतिदर्श सिद्धांत का ये थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? थॉमसन ने। 23 नंबर है कि डैश में सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित व सामान्य शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, समावेशी शिक्षा इसको कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? तो इसको कहा जाता है डिस्कैलकुलिया। मैंने पहले भी इसके बारे में बता दिया है। अंतिम सवाल है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।